नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? अब तो कल परसों 12 तारीख को पेपर है आप सभी लोगों का। तो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 चीज पूछे जाएंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी हो चुकी है। इधर हमने 5 टेस्ट लिया था आप सभी लोगों से। उसके बाद किसी कारणवश टेस्ट नहीं ले पाए, तो उसके लिए हमें भी खेद है बहुत कि हमने टेस्ट नहीं ले पाया। कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिसकी वजह से टेस्ट हम नहीं ले पाए, थोड़ा व्यस्त भी हो गए। तो आज हम आप सभी लोगों को इसलिए मिलने का और ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आप सभी लोग अच्छा से अच्छा पेपर करके आएं। और पेपर में जब भी आप बैठिए, तो पेपर में बैठते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कोई क्वेश्चन न आए तो उससे आप जबरदस्ती न करिएगा। और क्वेश्चन जो आता होगा आपको, पहले उन सारे प्रश्नों को करने का प्रयास करिएगा जो आपको आता है, जो आप जानते हैं। और जिसके विषय में आप नहीं जानते हैं उनको लेकर परेशान न होइएगा। और ऐसा न हो, देखिए 100 क्वेश्चन में हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी हो जिसके विषय में ना आपने सुना हो, न जाना हो, न देखा हो, मे भी पास भी, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। पर अगर मान के चलिए कि 5-6 क्वेश्चन अगर इधर उधर के आ भी जाते हैं, तो उससे आप थोड़ा भी घबराइएगा नहीं। बहुत आराम से आप पेपर दीजिएगा। और पेपर देते समय आप अभी से, कुछ लोगों की धड़कन बढ़ गई होगी कि ये तैयार करना है, वो तैयार करना है, अभी वो छूटा है, तमाम बातें। जो लोग लगातार पढ़ रहे थे, हमारे संपर्क में थे, उनका तो भली भांति अच्छी तरह से तैयार है, हम जानते हैं। क्योंकि इधर हमने टेस्ट लिया तो टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस वो लोग कर रहे थे। पर हम ये उम्मीद रखेंगे कि जितने भी व्यक्ति हैं वे सभी लोग अच्छा से अच्छा पेपर करके आएंगे और घबराएंगे थोड़ा भी नहीं। थोड़ा भी आप पेपर से घबराइएगा नहीं, और अभी से आप घबराइए नहीं, बिंदास रहिए। आपको जो याद है, जो आप पढ़े हैं, जितना आप जानते हैं, वही आने वाला है पेपर में, इतना आप मान के चलिएगा। और जिस चीज के विषय में आप कभी न देखे हैं, न सुने हैं, या कोई चीज आपको अभी याद आया कि हम ये तो भूल गए हैं, तो आप इस दशा में आप उसके विषय में मत सोचिए। आप केवल इस विषय पर सोचिए कि हमें क्या क्या याद है, क्या क्या चीज हमें पता है। अगर आपको जो भी चीज, जैसे मात्रक पता है फिजिक्स का, तो वो चीज आप ध्यान रखिए। स्क्रू गेज से संबंधित तैयार है तो वो याद रखिए। अगर उष्मा से संबंधित तैयार है तो उष्मा से जितने भी फार्मूला है, आप केवल सिर्फ उन्हीं चीजों के विषय में पढ़िए। प्रश्न तो आप देखिए मत, प्रश्न मत देखिए, केवल आप जो है सिर्फ फार्मूला देखिए। और फार्मूला देखकर और केवल उसके बाद आप 12 तारीख को पेपर में बैठिए। और अगर हो सके तो अगर आपका कल तक जितना तैयार हो, आज रात तक या कल सुबह तक, उसके बाद आप पढ़ना ही बंद कर दीजिए। आप सोचिए आपको सब तैयार है, उसके बाद किताब वगैरह ना उठाइए। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर कभी कभी किताब पलटते समय, कॉपी को पलटते समय ऐसा भी हमारे सामने आ जाता है प्रश्न या आर्टिकल जो इधर 1-2 महीने से आप पढ़े ना हो, तो उसको देखते ही आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपको तैयार है ही नहीं। तो इसके चक्कर में आप एकदम बिल्कुल न पढ़िए। आपको जो भी तैयार है केवल उसी को आज और कल में रिवीजन कर लीजिए, जितना आपको तैयार है।
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैथ में अंकगणित में 3 ही मुख्य आपके सिलेबस में है, जिसमें है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में n गुना होना, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हो या साधारण इंटरेस्ट का हो, इस पर आधारित जरूर आप एक बार प्रश्न देख लीजिएगा। मिश्र धन से संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा। एक होता है किस्तों में भुगतान, मैथ में तो किस्तों में भुगतान आप देख लीजिएगा, किस्तों में कैसे भुगतान किया जाता है उसके विषय में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। उसके अतिरिक्त चक्रवृद्धि ब्याज में भी किस्तों में भुगतान होता है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ जब किस्तों में भुगतान हो जाता है उसके बाद हमने आप सभी लोगों को बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से मिलाकर 2 वर्ष का अंतर या 3 वर्ष का अंतर से संबंधित प्रश्न पूछता है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आवर्ती जमा खाता में प्रति महीना 100 रुपया जमा करता हो तो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से या 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के बाद उसके खाते में परिपक्व राशि क्या होगा, इसके विषय में भी हमने आप सभी लोगों को बताया है। तो इसके विषय में थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न इस स्तर के आए हुए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ जब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए तो आप उसके बाद वर्क टाइम, कार्य और समय, तो कार्य और समय में 2 लोग मिलकर कार्य करते हैं, 2 अलग अलग कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करेंगे कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। 2 लोग मिलकर काम करते हैं, एक उसमें अलग दिन 10 दिन में करता है, दूसरा कितने दिन में करेगा, ऐसा भी प्रश्न आता है। साथ ही साथ मजदूरों की संख्या से संबंधित प्रश्न आता है। तो वर्क एंड टाइम में जितने तरह का हम बता चुके हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। इसके साथ साथ चाल, समय और दूरी में औसत चाल एक बार देख लीजिएगा, औसत चाल। और उसके अतिरिक्त हमने रेलगाड़ी से संबंधित बताया है, नाव और धारा बताया है, उसके विषय में एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इतना आपको केवल 3 चीजें इसमें देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, आप लाभ और हानि भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न क्या क्या है, किस किस आर्टिकल्स पर कौन कौन से प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो उस पर भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कराया है। 200-250 प्रश्न तो हमने खुद ही सॉल्व किया था, ऑनलाइन भी सॉल्व किया था। तो अगर ऑनलाइन अगर आपको सॉल्यूशन चाहिएगा तो आप हमको आज भेज दीजिएगा, तो हम उसको बता देंगे, उसका लिंक भेज देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा किस किस तरह से सॉल्व हो रहा है। या फिलहाल आपको जो तैयार है केवल उसी को आप देखेंगे, क्या अब समय है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि देखेंगे कुछ चीजें में आप अगर आप फंस गए तो गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए आप बहुत सावधानी से होकर, इसके अतिरिक्त बीज गणित में घातांक और लवगणक, इससे 1 या 2 प्रश्न आएगा ही आएगा। घातांक या लवगुणक, इसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। घातांक और लवगुणक दोनों मिलाकर 1 या 2 प्रश्न आएंगे। इसके अतिरिक्त गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक हमने बहुत अच्छी तरह से आप सभी लोगों को बताया है, हमें याद है। तो उसको एक बार ना होगा तो पलट लीजिएगा, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। गुणनखंड और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक ही चैप्टर है लेकिन एक प्रश्न आना तय है, एक प्रश्न उससे आएगा, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी। समुच्चय सिद्धांत में कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग हॉकी खेलते हैं, कुछ लोग दोनों खेलते हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार जरूर कोई प्रश्न होगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन आज ही, कल नहीं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब अगर त्रिकोणमिति में आते हैं तो त्रिकोणमिति में वृत्तीय माप, वृत्तीय माप से एक प्रश्न जरूर आएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, कोणों की माप और समकोणों की संख्या ज्ञात करना, घड़ी से संबंधित और समबाहुभुज से संबंधित, इतने के विषय में हमने बताया है आप सभी लोगों से। तो इसको भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, वृत्तीय माप। इसके बाद वृत्तीय फलन में हमने साइन काट, टैन काट से कोसेक का न्यूनतम और अधिकतम मान बताया है। a + b a - b के लिए फार्मूला बताया है, 2a 3a इसके लिए बताया है। तो इन सभी चीजों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति समीकरणों का अधिकतम और न्यूनतम मान, उससे संबंधित प्रश्न हमने बताया है। त्रिकोणमिति
में त्रिकोणमितीय अनुपातों का 22.5 अंश, 15 अंश, 9 अंश, 18 अंश, इन सभी का मान भी हमने निकाला था। उसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। संभवतः 22.5 अंश का मान कई बार आया है, 15 अंश का और 22.5 अंश का मान अधिकतर पूछा जाता है। तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आएगा तो वहां पर निकालना न रहे, तुरंत आप ट्रिक करके चल दें। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। त्रिकोणमितीय समीकरणों के लिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान √a² प्लस b²। इसको जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। a sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान, इसे भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जहां जहां से प्रश्न आते हैं उसको जरूर आप देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, एक ही चैप्टर है और उससे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, एक या दो प्रश्न पूछेगा, और उसको जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। कोई मीनार है, उससे कुछ दूरी पर 30 अंश का कोण बनता है, कुछ दूरी जाने के बाद वह जो है 45 अंश का कोण बनता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ऐसा प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस पर आधारित प्रश्न एक बार देख लीजिएगा। ये तो था त्रिकोणमिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु, बिंदु पथ, बिंदुओं के बीच की दूरी, सेक्शन फार्मूला m संबंध n के अनुपात में अंत अथवा बाह्यता विभाजन करता हो, तो उससे संबंधित आप प्रश्न एक बार देख लीजिएगा। कोई रेखा दिया हो, दो बिंदु दिए गए हो x1 y1 x2 y2, और एक रेखा का समीकरण हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और उसमें वह रेखा दिए गए बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। लेमडा बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपान ax2 प्लस by2 प्लस c, हम बता चुके हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी बताया गया है। दो बिंदु दिए गए हो तो x अक्ष, अगर x अक्ष विभाजित करता है तो y1 अपान y2, अगर y अक्ष विभाजित करता है तो x1 अपान x2। इसी तरह जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए जाएं तो केंद्रक का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए फार्मूला हमने बताया है। और परिकेंद्र का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए भी फार्मूला हमने आप सभी लोगों को बताया है। परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लांबिक केंद्र, इन सभी केंद्रक के विषय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह त्रिभुज के जब शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमने शॉर्टकट तरीका बताया है। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए भी हमने बताया है कि किस तरह आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर यदि समबाहु त्रिभुज के दो शीर्षों के निर्देशांक दिए जाए तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऑप्शन विधि से कैसे लगाया जाता है, इसको हमने बताया है। वर्ग के दो सम्मुख शीर्षों के निर्देशांक दिए जाए तो अन्य दो का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हमने बताया है कि दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें, और ऑप्शन में जो दिया गया है उसके दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें ऑप्शन में, चारों ऑप्शन के, और जिसका टैली कर रहा मिल रहा वही हम लगा कर चले जाएंगे। इस तरह हमने बताया था। और त्रिभुज के निर्धारण से संबंधित तीन शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे आपसे कौन सा त्रिभुज बनेगा। न्यून कोण, अधिक कोण, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, तो इसमें से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्भुज कौन सा होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, जितने भी समलंब चतुर्भुज, इन सभी के विषय में हमने आपको बताया है कैसे हम पता कर लेते हैं। इसी तरह जब रेखा से संबंधित दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएं तो रेखा का समीकरण पूछा जा सकता है। एक बिंदु का निर्देशांक दिया जाए तो रेखा का समीकरण पूछा जाता है, और दो बिंदुओं के निर्देशांक दिया जाए तो उससे होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता पूछ सकता है, ढाल, स्लोप, tan थीटा, m बराबर tan थीटा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। उसी तरह एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m प्रवणता होता है और x माइनस x1, इससे भी पूछा जाता है। इसी तरह प्रवणता रूप रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। और जब कोई भी रेखा का समीकरण दे दिया जाए तो प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, तो m बराबर माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये भी आपको बताया जा चुका है। इसी तरह अंतःखंड रूप x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, इससे संबंधित हमने बताया है कि जब कोई एक रेखा दिया जाए और अक्षों के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो a इंटू बी अपान 2 होता है, और अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ a और b क्या होता है,
तो अक्षों पर कटे अंतःखंडों की माप होता है। लंब रूप रेखा का समीकरण, x का अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। p क्या होता है? मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होता है, और अल्फा होता है उसी लंब का x अक्ष के धन दिशा के साथ झुकाव। जो धन दिशा के साथ झुकाव होता है वो होता है अल्फा। इसी तरह जब कोई भी यानी रेखा का समीकरण दे दिया जाए और दो रेखाओं के समीकरण दे दिए जाए, दोनों के बीच का कोण पूछा जाए, तब हम क्या करते हैं कि tan फाई बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। यदि लंब हैं दोनों के दोनों एक दूसरे पर, तो इसका मतलब है कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा, और अगर समांतर है तो m1 बराबर m2 होगा। इससे संबंधित प्रश्न पूछ जाते हैं जब कोई रेखा का समीकरण दिया गया हो और एक बिंदु दे दिया जाए तो उस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण जो दिए गए बिंदु से होकर जाती है। उसी तरह रेखा का समांतर रेखा का समीकरण जो कि दिए गए रेखा के समांतर हो, तो इसके लिए भी हमने बताया है कि समांतर रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी एक रेखा का समीकरण दे दी जाए और एक बिंदु दे दिया जाए तो उससे डाले गए लंब की लंबाई पूछा जाता है। तो लंब की लंबाई p बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर मूल बिंदु से डालेंगे तो लंब की लंबाई c अपान अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के लिए हमने बताया है आप सभी लोगों से कि c अपान अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये समांतर रेखा दो हैं तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी c1 अपान अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस c2 अपान अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसके विषय में हमने आप लोगों से जिक्र किया है और इसका न्यूमेरिकल भी बताया है। इस तरह आप जब दो रेखाओं के समीकरण दे दी जाए तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेते हैं। और कोण अर्धक रेखा का समीकरण भी बताया गया है। कोण अर्धक रेखा का समीकरण होता है कि ax1 प्लस ax प्लस by प्लस c अपान अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, और दूसरे तरफ बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपान अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो आता है न्यून कोण के कोण अर्धक रेखा का समीकरण, और ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो अधिक कोण के अर्धक रेखा का समीकरण। इसी तरह जब दो बिंदु दे दी जाए लंबार्धक रेखा का समीकरण पूछता है तो लंबार्धक रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 प्लस y2 बाई 2, और बराबर के बाद माइनस लिखेंगे x2 माइनस x1 अपान y2 माइनस y1, और इनटू ब्रैकेट में लिखा जाता है x माइनस x1 प्लस x2 बाई 2। तो ये होता है लंबार्धक रेखा का समीकरण। कब? जब दो बिंदु दिए गए हैं उनके लंबार्धक रेखा का समीकरण। तो ऐसे जब कहा जाए कि दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं और वो असंगत हैं, समांतर है या इनका कोई हल नहीं है, तो उसके लिए लिखा जाता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। लेकिन अनंत हल है या दो हल है या दो से अधिक हल है, तो उसके लिए लिखा जाता है कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, सब बराबर हो जाता है। कब? जब अनंत हल होता है तब। और इसी तरह जब दो रेखाओं के समीकरण दे दी जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली किसी भी रेखा का समीकरण जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 एक ब्रैकेट में और प्लस लेम्डा या डेल्टा जो भी लिखिए, और दूसरे ब्रैकेट में कर दीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां लेम्डा स्वतंत्र एक अचर पद हो जाता है। 1 2 3 4 1/3 1/4 कुछ भी रखेंगे, लेकिन जो रेखा का समीकरण आएगा वह रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 के प्रतिच्छेद बिंदु से ही होकर जाएगा। तो ये रेखाओं से संबंधित, तो इन्हीं से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। लंब के पाद का निर्देशांक पूछा जाता है तो उसको भी देख लीजिएगा। प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि x y का x अक्ष के द्वारा बना प्रतिबिंब, तो बिंदु x y है, अगर x अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब पूछा जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि y का चिन्ह बदल दीजिएगा, प्लस y होगा तो माइनस y होगा तो प्लस y। कब? जब x अक्ष द्वारा कहा जाएगा तब, और जब y अक्ष द्वारा कहा जाएगा तो x का चिन्ह बदलिएगा, प्लस x होगा तो माइनस x, माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह कोऑर्डिनेट से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ तक रेखा और बिंदु। तो इतना कोऑर्डिनेट में है, बाकी अभी हमने पीछे जो बताया उनसे आगे कुछ और भी है। रेखा गणित ज्योमेट्री में आप जानते हैं त्रिभुज में समकोण त्रिभुज से संबंधित हमने बहुत सारे आर्टिकल्स बताया था पाइथागोरस प्रमेय में।
कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से अगर कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो लंब L आधार A और डाले गए लंब की लंबाई P हो और कर्ण K हो तो उसमें रिलेशन भी हमने बताया था। उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, उसको एक बार सभी लोग देख लीजिएगा XYZ। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में हमने बताया था कि यदि AB स्क्वायर या AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB इंटू BC हो तो प्लस होता है तो 120 अंश का कोण बनता है और माइनस होता है तो 60 अंश का कोण बनता है। ये हम बता चुके हैं, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। हमने बताया था आप सभी लोगों को प्रक्षेप की लंबाई ज्ञात करना, कैसे प्रक्षेप की लंबाई ज्ञात करते हैं रेखा गणित में, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो है हमने अपोलिनियस प्रमेय बताया था कि माध्यिका की लंबाई अगर दिया हो त्रिभुज में और दो भुजा दिया हो तो माध्यिका की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं अपोलिनियस प्रमेय के द्वारा, उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ कोण अर्धक रेखा शेष दो भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करती है, चाहे वो आंतरिक कोण की अर्धक रेखा हो या बाह्य कोण की अर्धक रेखा है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त समरूप त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित हमने चीज बताया था, उसमें जरूर थेल्स का प्रमेय भी बताया था, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। किस तरह त्रिभुज अगर समरूप हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात पूछा जाता है वो कैसे आप निकालते हैं, कब एक को जोड़ते हैं, कब एक में से घटाते हैं या एक को घटाते हैं, इस पर हमने बहुत सारी चीजों को चर्चा किया था, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था रेखा गणित में। इसके अतिरिक्त वृत्त, सर्किल और वृत्त से प्रश्न आएगा ही आएगा, जिसमें जीवा की लंबाई ज्ञात करना, केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब और स्पर्शी और जीवा खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल और स्पर्शी का वर्ग, जीवा खंड के जो स्पर्शी अगर खींचा जाता है और जीवा बढ़ाया जाए तो उसको कट करते हैं तो जीवा खंड से निर्मित आयत का क्षेत्रफल स्पर्शी के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ये हमने बताया था। इस पर न्यूमेरिकल भी बताया था, इसको एक बार देख लीजिएगा। वृत्त पर कितनी स्पर्शियां खींची जा सकती हैं, अधिकतम बाहर के बिंदु होगा तब, वृत्त पर होगा तब, वृत्त के अंदर होगा तब। दो अगर दिए गए वृत्त हों तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा कितने खींचे जा सकते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्शियां कितनी खींची जा सकती हैं, उसके कितने कंडीशन होते हैं, सब बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमने ये भी बताया है कि स्पर्शियों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमने डायग्राम बनाया था, चित्र बनाया था और हमें याद होगा कि आप सभी लोगों को याद होगा चित्र कैसे जो है हम बता पाते हैं कि किस तरह का प्रश्न होता है और कैसे हम सलूशन कर पाते हैं कि कितने स्पर्शियों की संख्या होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इस पर एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आप जितने भी प्रश्न हम बता चुके हैं रेखा गणित से उनको आप जरूर देखिएगा क्योंकि उससे प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो रेखा गणित के अतिरिक्त कोऑर्डिनेट हमने बताया, अंक गणित बताया, बीज गणित बताया। अब मेंसुरेशन कौन सा पार्ट है, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आप जानते हैं कि क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तमाम जितने क्षेत्रफल होते हैं परिमाप होता है इनके विषय में, और अधिकतम क्षेत्रफल, न्यूनतम क्षेत्रफल, इनसे संबंधित हमने आर्टिकल बताया था आप सभी लोगों को, उसको एक बार देख लीजिएगा। यानी एक सरसरी निगाह से जब आप सारे सूत्रों को देख लेंगे और इसके अतिरिक्त ठोस ज्यामिति में ईंटों की संख्या ज्ञात करना, घर के निर्माण में न्यूनतम लागत कब लगता है, और घन या घनाभ के लिए आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, ऊर्ध्वाधर पृष्ठ, बेलन का आयतन, ऊर्ध्वाधर पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, खोखलाकार बेलन होगा तब। अगर कोई भी गोला है तो गोला के लिए हम कैसे आयतन निकालेंगे, सरफेस कैसे निकालेंगे, इन तमाम विषयों की जानकारी हमने जो मेंसुरेशन में दिया था। और शंख को पिरामिड और शंख को, उनसे संबंधित चीजों को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अभी तक में हमने जो टॉपिक है आपका मैथ में, पहला हो गया अंक गणित, दूसरा हो गया बीज गणित, तीसरा हो गया त्रिकोणमिति, उसके बाद हो गया कोऑर्डिनेट, चौथा, पांचवा हो गया रेखा गणित और छठवां हो गया मेंसुरेशन।
तो इतने पार्ट ही आपको पढ़ने हैं और इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहीं से प्रश्न आते हैं। 7वां जो है बचा है वो है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में समांतर माद, माध्यिका, बहुलक, हरात्मक माद, गुणोत्तर माद, ये सभी तो आप जानते ही हैं, इनसे प्रश्न एक आएगा ही आएगा। और माध्य विचलन, मानक विचलन, विक्षेपण, विक्षेपण गुणांक, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। खास तौर से टेक्निकल जो प्रश्न होते हैं इसमें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर सभी पदों में समान अंक जोड़ दें अथवा घटा दें तो सभी पदों में समान अंक जोड़ने पर समांतर मान, माध्यिका, बहुलक, इसमें उतने ही अंक की वृद्धि हो जाएगी, अगर घटाएंगे तो उतने ही अंक की कमी हो जाती है, गुणा करेंगे तो गुना हो जाता है, ये सब हमने बताया था। लेकिन माध्य विचलन और मानक विचलन पर जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई असर नहीं होता है, और गुणा या भाग करेंगे तो उतना ही गुना या उतना ही भाग हो जाता है माध्य विचलन और मानक विचलन के लिए। ठीक है, तो इस पर हमने बहुत सारे आर्टिकल्स और न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है, उसको आप जो भी लिखे होंगे उसको आप देख लीजिएगा ताकि जो है किसी भी तरह का कोई दिक्कत न हो। तो इतना ही आएगा, इसके अतिरिक्त बाकी कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इतना आप मैथ में तैयार कर लीजिएगा। फिजिक्स इसी तरह, भौतिक विज्ञान में आप जानते हैं मापन से संबंधित, यानी मैकेनिक्स में आप मोशन ऑफ इक्वेशन, गति का समीकरण, न्यूटन का नियम, वर्नियर कैलिपर्स, पेच मापी, संवेग, कार्य सामर्थ्य, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, इनसे संबंधित प्रश्न, इसके विषय में जरूर एक बार देख लीजिएगा सभी लोग। इसके अतिरिक्त हाइड्रोस्टेटिक, द्रव स्थितिकी, प्लवन, प्लवन का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, तमाम इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। आपेक्षिक घनत्व अक्सर पूछा जाता है, तो आपेक्षिक घनत्व से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको आप देख लीजिएगा भौतिक विज्ञान में। इसके अतिरिक्त जो है ताप आता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर में ताप बढ़ाने घटाने, उष्मीय प्रसार, सभी सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन में रिलेशन, कौन सा ताप है जिसमें सेंटीग्रेड और फारेनहाइट बराबर होता है। तो इस तरह के प्रश्न जितने भी पूछे जाते हैं उन पर आधारित जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उष्मीय प्रसार, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक में संबंध क्या होता है, इनका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक भी आप देख लीजिएगा। मात्रक तो सभी का देखिए, एक मात्रक से प्रश्न आएगा ही आएगा। IERT में तो मात्रक जरूर पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक में भी आता है, तो मात्रक एक बार देख लीजिएगा सभी का। और इसके अतिरिक्त लाइट, प्रकाश में आप परावर्तन और अपवर्तन, अपवर्तनांक, इनसे संबंधित जरूर एक बार जितने भी, चाहे वो दर्पण हो, दर्पण के प्रकार, कब आभासी प्रतिबिंब बनता है, कब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कब बड़ा बनता है, कब छोटा बनता है, इसके विषय में लेंस, लेंस के लिए आप पढ़ लीजिएगा अपवर्तन में कि लेंस के प्रकार कितने होते हैं, और लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब कब कब बनता है, आभासी प्रतिबिंब कब कब बनता है, कहाँ रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है, इनके विषय में जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। जो हमने बताया है, जो आप लिखे होंगे उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगर इसे देख लेते हैं तो इसी में से प्रश्न आएगा, कहीं बाहर से आने वाला प्रश्न नहीं है। पूरा लेंस, मानव नेत्र, मानव नेत्र के विषय में पढ़ लीजिएगा कि नेत्र में क्या क्या चीजें होती हैं, और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का निवारण के लिए कौन कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, तो हमने ये बताया था। याद करने का तरीका, दूर दृष्टि दोष, तो दूर है तो द और र है, दो ही वर्ड है, तो दो है तो इसको जो है इसके निवारण के लिए 3 की जरूरत होगी, तो 2 अक्षर है दोष में, तो 3 अक्षर का लेंस हम ढूंढेंगे, तो उत्तल लेंस में 3 अक्षर हैं। और अगर निकट, न, क, ट 3 अक्षर है तो इसके लिए 4 अक्षर का लेंस चाहिए, और 4 अक्षर का लेंस होता है अवतल लेंस, अ, व, त, ल। तो इस तरह बहुत आसानी से आपको पता चल जाता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हमने बताया था इस चीज को कैसे होता है। तो ये तो लाइट में है, प्रकाश में है। इसके अतिरिक्त जो है दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी,
इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। तो केवल आर्टिकल से देखिएगा, बाकी सभी आप समय तो है नहीं कि पूरा का पूरा आप पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, तो करंट में चार्ज पढ़ेंगे, आवेश, वैद्युत धारा, प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, प्रतिरोधों का कैसे हम संयोजन करते हैं उसके विषय में, और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जब भार बराबर होता, आयतन बराबर होता, इन तमाम विषयों की जानकारी जो है हमने दिया था और बताया भी था। तो प्रतिरोध के विषय में थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, प्रतिरोध क्या क्या होता है। इसी से संबंधित यूनिटों की संख्या पूछा जाता है, वैद्युत धारा में विभव, वैद्युत क्षेत्र और यूनिटों की संख्या, घरों में जो इस्तेमाल होता है उसमें यूनिटों की संख्या। कई बल्बों को जोड़ा जाए तो लड़ी बनाने में न्यूनतम कितने बल्ब की आवश्यकता होगी, अलग अलग दिया होगा, कैसे निकालते हैं, इन तमाम विषयों की जानकारी हमने दिया था। सेल, वैद्युत सेल, सेलों का संयोजन, सेल में विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बलों का योग कैसे निकालते हैं, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में कैसे रिलेशन होता है, कब कब जो है हम समांतर क्रम में सेलों को जोड़ते हैं, कब जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इनके विषय में हमने बताया था। चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना, कैसे चुंबकीय क्षेत्र का गणना करते हैं। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम क्या है, ट्रांसफार्मर कब कब काम करता है, इसके विषय में जरा एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और हमने बताया था चुंबकीय प्रेरण, फ्लेमिंग के बाएं हाथ व दाएं हाथ का नियम, तमाम जितनी चीजें हैं, दाएं हाथ के हथेली का नियम, तो इनसे संबंधित और जो कूलम्ब्स बल होता है आवेश में, इसके विषय में आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहीं से तो आएगा नहीं। दूसरा इको, ध्वनि, ध्वनि के लिए प्रतिध्वनि कब सुनाई देता है, साउंड में, ध्वनि की तीव्रता क्या होता है, विस्पंद क्या होता है, इनके विषय में जरा एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न जरूर आता है। ध्वनि से संबंधित एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। सरल लोलक, तो आप जानते हैं आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ध्वनि किस जो है तरंग के रूप में चलती है, कौन सा तरंग होता है, तरंग के कितने कितने प्रकार होते हैं, मनुष्य जो तरंग सुनता है उसे कौन सा तरंग कहते हैं, इसकी लिमिट क्या होती है, परास क्या होता है, पराश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग, इनके विषय में अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ध्वनि कहाँ कहाँ चलती है, किस किस तरंग के रूप में चलती है, अनुदैर्घ्य कब होता है, अनुप्रस्थ कब होता है, इसके विषय में जरा एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये था फिजिक्स लाइट, और फिजिक्स में और पूरे मैकेनिक्स, पूरे हीट, पूरा लाइट, पूरा इलेक्ट्रिक, पूरा मैग्नेटिक, आप पूरा अच्छी तरह से मापन से लेकर और मैग्नेटिक तक अच्छी तरह से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि कहीं से कोई दिक्कत न हो। इसी तरह केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, तीन ही पार्ट हैं, और इन तीनों पार्टों में फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल 2-4 तो रहेगा ही रहेगा, थ्योरेटिकल ज्यादातर होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी नाम देख लीजिएगा, आईयूपीएससी नाम एक जरूर आएगा, आपसे पूछेगा कि किसी भी कोई भी दे देगा, या तो नाम दे देगा तो आपको लिखना होगा, लिखा होगा तो नाम पूछेगा, ऐसे जो भी होगा आईयूपीएससी नाम से संबंधित जरूर एक प्रश्न आता है। इनऑर्गेनिक में समीकरण संतुलित करने के लिए पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो पीरियोडिक टेबल थोड़ा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, फिजिकल भी तैयार कर लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और गैस, गैस में 8 गैसें इनऑर्गेनिक के हैं, 4 गैसें ऑर्गेनिक के हैं, एथेन, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, इन चारों के विषय में जरूर पढ़ लीजिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। एथिलीन, एथेन, मीथेन और एसिटिलीन, इनसे प्रश्न आएगा, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ये जो 8 गैसें होती है इसके विषय में पढ़ लीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जितने भी गैसें हैं उनको एक बार उनका रिएक्शन जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर तैयार होगा तो ठीक है, नहीं तैयार होगा तो एक बार देख लीजिएगा, आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं। परंतु जो तैयार नहीं है, हमने पहले भी कहा कि ना देखिएगा, अभी भी कह रहे हैं कि मत देखिएगा,
तो इस तरह हमने एक बार पूरा का पूरा समराइज करके आपको बता दिया क्या क्या टॉपिक है और किस किस चीजों पर विशेष ध्यान देना है, जिसकी वजह से आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। तो इसमें से कोई भी चीज आप भूल गए होंगे तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और आप ये जो जो आ रहा है उसी के विषय में ज्यादा सोचिए, जो नहीं आ रहा है उसके विषय में कुछ मत सोचिए, क्योंकि वो पेपर में नहीं आएगा। जितना आप जान रहे हैं वही पेपर में आएगा, और जो नहीं जान रहे हैं वो पेपर में नहीं आएगा, अभी से ये मान लीजिए। और इसलिए जो जान रहे हैं उसी को थोड़ा और देख लीजिएगा कि वो और अच्छी तरह से तैयार हो जाए कि एग्जाम में कोई फंसे न। ठीक है, ताकि किसी भी प्रश्न में आप फंस ही न पाए, जो भी प्रश्न आए उसको आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो इस तरह हमने आज आप सभी लोगों को ये बताया कि कौन कौन से टॉपिक हैं, किस किस तरह से, हालांकि आप सब तो जानते ही हैं, लेकिन आज हमने कहा कि थोड़ा एक बार चर्चा कर देते हैं, ताकि अगर कोई भूल गया होगा तो उसमें से देख लेगा जरूर से। ठीक है, तो हम उम्मीद रखेंगे कि आप सभी लोग अच्छी तरह से अब तैयार कर लेंगे। अगर किसी का भी तैयार नहीं होगा तो उसे थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, एग्जाम देते वक्त आप जब एग्जाम देने जाइएगा थोड़ा सावधानी बरतिएगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करिएगा, सैनिटाइजर जरूर आप एक छोटा सा डिबिया जो आता है उसको ले लीजिएगा, पैकेट में रख लीजिएगा, और किसी से मिलिएगा नहीं, किसी से हाथ मिलाने का, हाय बाय करने का चक्कर मत पड़िएगा। आप सीधे एग्जाम हॉल में जाइए और दूरी बना के रहिएगा और बैठकर अच्छी तरह से पेपर दीजिएगा। पेपर देने के बाद आप सीधे घर वापस आइएगा। ये नहीं कि आप 2-4-10 लोग एक जगह इकट्ठा होकर और बात करिए, उसी में किसी को कोरोना हो तो दिक्कत हो बाद में आपको। तो थोड़ा सा सतर्क रहना ही रहना है। अब तो हम लोगों को कोरोना से जो है लड़ने की आदत डालनी ही पड़ेगी। तो जितने भी लोग परिचित में हैं, आपके दोस्त यार हैं, आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। हम जानते हैं कि आपका सब कुछ तैयार हो चुका है और अच्छा से अच्छा पेपर आप करके ही आएंगे, ये ठान लीजिए। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छा पेपर करके आएंगे। तो परसों आपका पेपर है 12 तारीख को 9 बजे से। तो अपने अपने सेंटर पर जो है 1 घंटा पहले से ही पहुंच जाइएगा, ताकि किसी भी तरह का कोई हड़बड़ाहट न हो। तो सेंटर पर बहुत लोग तो सेंटर देख भी लिए होंगे, पता भी कर लिए होंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में डाले होंगे तो आसानी है। और बहुत सारे लोग तो प्रयागराज में ही डाले हैं। तो प्रयागराज में अगर उनको पता है कहाँ कहाँ एड्रेस है, अगर किसी को एड्रेस नहीं पता है तो हमारे पर भेज देगा, उसको हम बता देंगे, कांटेक्ट कर लेगा मोबाइल नंबर से, तो हम उसको रास्ता भी बता देंगे कैसे कैसे हो जाएगा, कहाँ कहाँ से, तो उसको वो कॉलेज मिल जाएगा, उसका सेंटर पता चल जाएगा। किसी को भी ना पता हो तुरंत हमें फोन कर देगा, तो हम उसको बता देंगे कैसे कैसे जो है जाएगा, वहाँ कॉलेज कितना दूर है, कहाँ और आता है, और कौन से साधन मिलेंगे, कब निकलेगा, तो आसानी से पहुंच जाएगा। सबके विषय में हम बता देंगे, जिसको नहीं पता है भी। और अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको पता ही होगा कि कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा, और तैयार हो चुका है आपका अच्छी तरह से। जितना तैयार है उसी में से आएगा, जो नहीं तैयार है उसमें से नहीं आएगा, ये मान लीजिएगा। ठीक है, तो परसों आपका पेपर है, उसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। तो नमस्कार दोस्तों।